नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हनोल पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि महासू देवता मंदिर में पूजा अर्चना कर खुशहाली की यहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कामना की है। साथ ही आपदा में मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए भी यहाँ पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रार्थना की है। आपको बता दें कि मंदिर समिति ने सीएम रावत को स्मृति चिन्ह भेंट किया है। साथ ही तहसील क्यूड़ी में कई योजनाओं का यहाँ पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को शिलान्यास भी करने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको उत्तराखंड से, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हनोल पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि महासू देवता मंदिर में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूजा अर्चना की है, खुशहाली की यहाँ पर उन्होंने कामना की और इसी के साथ चमोली आपदा में मृत लोगों की आत्मा की यहाँ पर शांति के लिए भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रार्थना की है। बताया जा रहा है कि मंदिर समिति ने सीएम रावत को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया है। इसी के साथ तहसील चूड़ी में कई योजनाओं का यहाँ पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत शिलान्यास भी करेंगे। वहीं हरिद्वार के रानीपुर में बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको बता दें कि कॉलोनी सुभाष नगर में स्कूल ट्यूशन के नाम पर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, जिसमें कक्षा प्ले से 5वीं कक्षा तक के बच्चे मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक बच्चों को ट्यूशन के नाम पर एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर इकट्ठा कर बिना सोशल डिस्टेंसिंग के पढ़ाया जा रहा है। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने इस तरह के स्कूल संचालकों पर कार्रवाई करने के लिए और स्कूल के पास मान्यता नहीं पाए जाने पर 1 लाख का जुर्माना और एफआईआर दर्ज करने की भी बात कही है। और अब बात करेंगे रुद्रपुर की, जहां पर अशोक लेलैंड कंपनी के बाहर आशीर्वाद योजना के तहत 4 साल की ट्रेनिंग कर चुके लोग धरने पर बैठ गए हैं। लोगों का कहना है कि कंपनी 4 साल की ट्रेनिंग के बाद नौकरी नहीं दे रही है, जबकि अशोक लेलैंड कंपनी का एनडीटीएफ नेहरू टेक्निकल ट्रेनिंग फाउंडेशन का टाइप यहां पर हुआ है। आपको बता दें, अशोक लेलैंड कंपनी उत्तराखंड के कई जिलों से सेवायोजन कार्यालय में कैंप लगाकर इंटरव्यू लेकर चुनाव करती है। साथ ही 4 साल के डिप्लोमा ट्रेनिंग के बाद कंपनी में ही नौकरी दी जाती है, लेकिन 155 डिप्लोमा होल्डर को पिछले 1.5 साल से कोई नौकरी नहीं दी गई और साथ ही 600 छात्र छात्राएं कंपनी के कई सेमेस्टर में ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसी को लेकर कंपनी के एचआर हेड दुष्यंत सिंह ने बताया है कि एनटीटीएफ भारत के कई शहरों में भू नौकरी के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं, लेकिन उक्त ट्रेनर बाहर नहीं जाना चाह रहे। वहीं पूर्व मंडी अध्यक्ष सुमित हरदेव ने कहा कि हम लोग इन युवाओं के साथ हैं और उत्तराखंड सरकार कंपनियों को तो फायदा दे रही है, लेकिन युवाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। साथ ही कहा कि हमारा पूरा समर्थन इन युवाओं के साथ है। सर, इसमें 1 से 33 बैच तक अभी प्लेसमेंट दे दिया गया है। उसके बाद 34 बैच से अभी ये समस्या आ रही है। 34 बैच से भी 70 बैच तक हैं कंपनी के अंदर, तो इनको किसी को भी रोज़गार नहीं मिला है। तो अभी हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें बोला गया था कि आपको रोज़गार मिलेगा। हमें बोला कि आप 3 महीने वेट करिए। 3 महीने के बाद 6 महीने हुए, 1.5 साल हुआ, 2 साल होने को है। इन्होंने हमें जनवरी 2021 में फाइनली बोल दिया कि हम आपको कोई भी रोज़गार नहीं दे सकते। रीज़न हमको बताया नहीं जा रहा है, हमको इतना नहीं समझा जा रहा है कि हमें रोज़गार ना देने की वजह बताई जाए। हमें कुछ नहीं बताया जा रहा है, हमें सीधे ही कहा जा रहा है कि आप कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकते, आपको हम जॉब नहीं दे सकते बिना किसी रीज़न के। और अब खबर कानपुर से है, जहां पर रुड़की रेंज के सिकड़ौला से सटे जंगल में गुलदार के आने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि गुलदार को देखकर कुत्तों ने गुलदार को चोरों और से घेर लिया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि सुबह से अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है, लेकिन अधिकारी घटनास्थल पर आने के तैयार नहीं है। वहीं गुलदार ने पहले भी 4 वारदातों को अंजाम दिया है। ये सुबह से गुलदार आया हुआ है यहाँ से। अच्छा, पेड़ पे चढ़ रहा, कुत्ते और बच्चे परेशान है यहाँ, खेत वाले भी बहुत ज्यादा, स्टाफ कोई आ नहीं रहा। तो फोन कितनी देर पर लगी थी? सुबह से कर रखा फोन इंजन पे। अच्छा, आए नहीं, अभी तक आए नहीं यहाँ। तो खतरा है इससे?
अजी खतरा देखो, पेड़ में चढ़ा 40 फुट ऊपर। बड़े क्या सभी हैं? नहीं, सुबह से फोन किया जा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी नहीं पहुंच मेरे पाए। पता भी 1 घंटा पहले फोन करा था, आधा घंटा लगा, मैं यहाँ पहुँच गया। तो कोई सुरक्षा का सामान भी नहीं, अगर कोई हादसा हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? डॉक्टर लोग आ रहे हैं। डॉक्टर लोग अब क्या करेंगे आगे? सुबह से गुलदार आया हुआ है यहाँ से। अच्छा, पेड़ में चढ़ रहा, कुत्ते और बच्चे परेशान है यहाँ, खेत वाले भी बहुत ज्यादा। हरिद्वार में मौनी अमावस्या के दिन गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि इस दिन का बड़ा ही महत्व माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए लोग गंगा घाटों पर इस मौनी अमावस्या के दिन आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। आपको बता दें कि 11 फरवरी के दिन होने वाले स्नान को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के जरिए गाइडलाइन भी जारी की गई हैं। जो श्रद्धालु कोविड-19 के नियमों का पालन करेगा वही धर्मनगरी हरिद्वार आ सकेगा। आज जो अमावस्या है, नाम इसका मौनी अमावस्या कही जाती है। सबसे पुण्यदायी मास 11वां चंद्रमास, जिसे माघ का महीना कहा जाता है। भगवान नारायण की पूरे जीवन वर्ष तपस्या करने के बाद जो पुण्य फल प्राप्त होता है, आज इस माघ की अमावस्या में स्नान करने से मात्र से वो फल प्राप्त हो जाता है। मौनी अमावस्या नाम से ही प्रतीत होता है, मौन रहकर इस अमावस्या पर स्नान करना आपको सहस्त्र यज्ञों का फल प्रदान कर। कल मौनी अमावस है और मौनी अमावस में हरिद्वार में गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो जाती है और देश विदेश से लोग यहाँ पर गंगा घाटों में स्नान करने के लिए आते हैं। और आपको बता दें कि मौनी अमावस में शास्त्रों के अनुसार इस दिन का बड़ा महत्व है और कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, कल्याण होता है। और कहते हैं कि जो नारायण की जो सेवा करते हैं पूरे अपने जीवन भर, वो स्नान करने से प्राप्त वो जो फल होता है वो प्राप्त हो जाता है। इसमें प्रशासन ने भी बिल्कुल कमर कस ली है और जिस तरीके से जो भीड़ है, जिस तरीके से आ सकती है, तो अभी जैसे कुंभ का जो नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है, फिर भी जो प्रशासन है इस स्नान को एक ट्रायल के रूप में ले रहा है और सारी व्यवस्था कर दी गई है। हम आपको थोड़ा बता भी दें इसमें कि जो मेरठ, दिल्ली, मुजफ्फरनगर से जो श्रद्धालु आएंगे वो लक्सर बाय लक्सर से होते हुए चमगादड़ टापू की तरफ जाएंगे और जो सहारनपुर और जो पंजाब से जो आएंगे वो भी लक्सर की तरफ से होते हुए चमगादड़ टापू की तरफ जाएंगे। अगर हम देहरादून की बात करें तो मोतीचूर पार्किंग में वहीं श्रद्धालुओं को, उनकी गाड़ियों को वहाँ रोका जाएगा। और अगर जो हम नजीबाबाद इसकी तरफ आएंगे तो करीबन 4.2 किलोमीटर पहले ही पार्किंग बनी है, वहाँ पर श्रद्धालुओं को रोका जाएगा। इस तरीके से सारी व्यवस्था प्रशासन ने करी है। हालांकि जो बाजार के अंदर जो है कुछ क्षेत्र हैं जिनको प्रतिबंधित करा है, जो वहाँ पर जो व्हीकल्स नहीं आ पाएंगे, तो इस तरीके से प्रशासन बिल्कुल कड़ी मशक्कत के साथ इस स्नान को करवाने में लगा है। कैमरा पर्सन देशव चौहान के साथ मैं मनीष कागरान, लोकमंच न्यूज। इसी बीच बड़ी खबर लक्सर से सामने आ रही है, जहां पर दो पक्षों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच जमकर यहां पर खूनी संघर्ष हुआ है। एक दूसरे के ऊपर दोनों पक्षों ने जमकर यहां पर पथराव किया, जिसमें दोनों पक्षों के 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि बच्चों के खेलने पर यह विवाद हुआ था, जिसके बाद जमकर यहां पर दोनों पक्षों के बीच पथराव हुआ है। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती भी करवा दिया गया है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको लक्सर से, जहां पर मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर यहां पर पथराव हुआ है। बच्चों के विवाद में दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि घटना में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया है। रुड़की के एक गांव में आज़ादी के कई सालों बाद पहली बार नाले का निर्माण किया जा रहा है। खबर भंगेड़ी महावतपुर गांव की है, जहां पर प्रधानमंत्री अजरा गफ्फार अली के जरिए नाले का निर्माण हो रहा है। आपको बता दें कि नाले के निर्माण से गांव के 7000 लोगों की आबादी को जलभराव की समस्याओं से निजात मिलेगी। बताया जा रहा है कि नाले का निर्माण 16 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। वहीं
गांव में हर दिन ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए सड़कों और नालियों की सफाई भी करवाई जा रही है। वहीं प्रधानपति गफ्फार अली ने बताया है कि गांव में पक्की सड़कें और नालियों को भी बनाया जा रहा है। किसी भी विकास कार्य के लिए और लोगों की समस्याओं के लिए वे निरंतर खड़े रहते हैं, चाहे बुजुर्गों की पेंशन हो या राशन कार्ड की समस्या। लगभग 10 तो पुलिया बना दी होंगी मैंने, और 5-7 नाले भी बना दिए। सड़कें तो अनगिनत बना दी, सड़कों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गांव में विकास की कोई दिक्कत नहीं है। जब से हम प्रधान बने गांव में कोई विकास की दिक्कत नहीं है। 15 विविध योजना से कितनी लागत? लगभग 8 लाख रुपए की किस्त आ गई हमारे पास। एक किस्त और आएगी 8 लाख रुपए की। बस ये तो जब से आज़ाद हुआ हिंदुस्तान, जब से पहली बार ही बन रहा। किस योजना के अंतर्गत बन रहा? 15 विविध योजना। कितनी लागत कर? लगभग 16 लाख। को बहुत परेशानी थी, वो खेतों में जाया करते थे बेचारे, कीचड़ हो रहा था इस रोड में पूरे में। अब ये इसकी सारी इसी बीच बड़ी खबर मंगलौर से सामने आ रही है, जहां पर खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद हैं। बताया जा रहा है कि अवैध खनन को लेकर स्थानीय प्रशासन मौन है और साथ ही सरकार को लगातार लाखों के राजस्व पर चूना लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि जानकारी के बाद भी यहां पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं आपको मंगलौर से, जहां पर धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। शिकायत के बावजूद यहां पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। लगातार खनन माफियाओं के हौसले बुलंद देखे जा रहे हैं। प्रशासन भी इस पूरे मामले को लेकर मौन धारण किए हुए है। तो बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं आपको। मंगलौर में लगातार धड़ल्ले से यहां पर अवैध खनन किया जा रहा है। खनन माफियाओं के हौसले लगातार यहां पर बुलंद देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि प्रशासन इस मामले में कोई सुध नहीं ले रहा है। मौन यहां पर प्रशासन धारण किए हुए है। कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं की जा रही है और लगातार सरकार को लाखों के राजस्व का ये खनन माफिया धड़ल्ले से चूना लगा रहे हैं। जानकारी के बाद भी कार्रवाई यहां पर नहीं की जा रही। वहीं भगवानपुर में रविदास मंदिर में मूर्ति स्थापित करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। आपको बता दें कि सिसोना गांव में मंदिर के लिए जमीन दान की गई थी। वहीं जमीन की कीमत बढ़ने पर दानकर्ता की बेटी ने मंदिर में आकर अपना हक जताना शुरू कर दिया। साथ ही मंदिर से रविदास की मूर्ति भी चोरी हो गई है, जिसके चलते ग्रामीणों में रोष देखने को मिल रहा है। वहीं ग्रामीण एकत्रित होकर रोष व्याप्त करने लगे, जिसके बाद जानकारी पाकर थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे और समझाइश कर ग्रामीणों को शांत करवाया। दोनों पक्ष, एक पक्ष अपना निजी प्रॉपर्टी इस पर दावा करता है, दूसरा पक्ष इसको मंदिर के लिए, समाज के लिए दान दिया जाना बता रहा है। अभी बीच में इसमें एक इन्होंने निर्माण कार्य किया था जिसमें मूर्ति विस्थापित हो गई थी, और कल ये हुआ कि यहाँ से मूर्ति हटा गई थी, तो समाज के लोगों के द्वारा आज वहाँ पर मूर्ति विस्थापित की गई है। बाकी लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से हम लोग यहाँ मौके पर हैं। दोनों पक्ष एक चंपावत जिले के टनकपुर पूर्णागिरी तहसील के एसडीएम हिमांशु कफलटिया ने तहसील के आंतरिक भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए सराहनीय कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि एसडीएम कफलटिया ने तहसील में आम जनता से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों के एवज में होने वाले भ्रष्टाचार पर चोट करने के लिए तहसील के फेसबुक पेज पर आम जनता के लिए एक मैसेज छोड़ा, जिसमें एसडीएम ने आम जनता से अपील की है कि उनको तहसील में अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाने के लिए किसी कर्मचारी की रिश्वत मांगने या उसके काम को रोके जाने की अगर शिकायत होती है तो वह उनको व्हाट्सएप नंबर पर उक्त शिकायत भेजें, ताकि वे उस मामले का संज्ञान ले सकें। साथ ही एसडीएम हिमांशु कफलटिया ने टनकपुर तहसील प्रशासन को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को भी यहां पर दर्शाया है। तहसील या फिर कोई अन्य जो सरकारी कार्यालय होते हैं वहाँ पर आम आदमी अपना कार्य कराने आता है, तो इसमें यह है कि उनको, क्योंकि कई बहुत ही आम ज़िंदगी से जुड़े हुए यहाँ पर कार्य होते हैं, कई सर्टिफिकेट्स हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, और भी कई इस तरीके के कार्य हमारे द्वारा किए जाते हैं जो कि आम जिंदगी से जुड़े हुए हैं। तो इसमें ये विचार है कि उन लोगों को कार्य करने में कोई परेशानी ना हो,
और उनको जो हमारे कोई भी एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशन या कोई भी किसी तरीके का भ्रष्टाचार उसमें ना हो, इसको रोकने के लिए हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड की देवदूत कही जाने वाली एसडीआरएफ की कई टीमें चमोली आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्य के लिए मोर्चे संभाले हुए हैं, जिसमें एसडीआरएफ सेनानायक नवनीत भुल्लर भी लगातार मौके पर पहुंच क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं। वहीं सेनानायक भुल्लर ने चमोली के आपदा प्रभावित रैनी गांव में ग्राम और ग्रामीणों से गांव की समस्याओं के बारे में जानकारी जुटाई और तत्काल एसडीआरएफ ऑफिसर को समस्याओं का निराकरण करने के लिए आदेश भी दिए। साथ ही ग्रामीणों का आश्वासन दिया कि गांव की हर समस्या का शीघ्र निदान होगा और कहा कि एसडीआरएफ जवानों के जरिए रैनी गांव में घर के सामान को सुरक्षित निकालने और मूलभूत आवश्यकताओं को सुचारू करने का भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। वहीं हल्द्वानी में पार्षद तन्मय रावत की गिरफ्तारी से नाराज मेयर जोगेंद्र रौतेला और दर्जा राज्य मंत्री तरुण बंसल धरने पर बैठ गए हैं। साथ ही कई बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद रहे थे, जहां मेयर और कार्यकर्ताओं ने कोतवाल को हटाने के लेकर यहां पर मांग भी की, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने अधिकारियों की मेयर से कई दौर की यहां पर वार्ता की गई, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल सका। जिसके बाद देर रात पुलिस प्रशासन ने कोतवाल को पुलिस लाइन से अटैच करने के साथ 5 दिन के अंदर पूरे मामले के लेकर यहां पर जांच के आदेश भी दे दिए। इसके बाद मेयर और राज्य मंत्री सहित पार्षदों ने अपना आंदोलन खत्म किया। वहीं अब पुलिस प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है और पार्षद तन्मय रावत को भी कोतवाली से जमानत दे दी गई है। से 1 ईयर से नीचे का इम्प्रिजनमेंट था, वो भी न्यायिक प्रक्रिया के बाद, सिद्ध होने के बाद। लेकिन कोतवाल साहब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज हो रहे थे, बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत हो रहे थे। ना उन्हें वो थाने से बेल दे रहे थे और जब वो बेल लेना माननीय न्यायालय के शरण में जाना चाह रहे थे, ना उनको वहां जाने दे रहे थे। बार बार दबाव पुलिस द्वारा बनाया जा रहा था, वो उचित नहीं है। वो भी एक प्रतिनिधि है, हर प्रतिनिधि का सम्मान है। समस्त पार्षद संघ द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया। इसमें पुलिस अधिकारियों द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि और उनको ये अवगत कराया गया कि इसमें जांच की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में यदि किसी का दोष हुआ, विशेषकर कोतवाल का, तो वो उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस जांच अवधि में, जो कि 5 दिन की होगी, इस अवधि में कोतवाल को पुलिस कार्यालय से संबद्ध किया गया है। ये इसलिए किया गया है कि जांच में कोई प्रभाव ना। इसी बीच बड़ी खबर हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां पर चमोली त्रासदी के बाद यूपी सरकार सक्रिय हो गई है। बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 मंत्रियों को उत्तराखंड भेजा है, जहां पर कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा, धर्म सिंह सैनी और विजय कश्यप उत्तराखंड पहुंचे और साथ ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से तीनों मंत्रियों ने मुलाकात भी यहां पर की है। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर यूपी का कंट्रोल रूम बनाने को लेकर यहां पर चर्चा की गई है। साथ ही सहारनपुर के डीआईजी और कमिश्नर को नोडल अधिकारी यहां पर बनाया गया। चमोली आपदा में यूपी के 70 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 2 की अभी तक मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको हरिद्वार से, जहां पर चमोली त्रासदी को लेकर अब यूपी सरकार सक्रिय नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड में 3 मंत्रियों को भेजा है, जहां पर कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा, साथ ही धर्म सिंह सैनी और विजय कश्यप उत्तराखंड पहुंचे। जिसके बाद तीनों मंत्रियों ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से यहां पर मुलाकात भी की। आपको बता दें कि हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर यूपी का कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसका नोडल अधिकारी डीआईजी कमिश्नर को यहां पर बनाया गया है। वहीं लक्सर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर नारकोटिक्स टीम ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि देश प्रदेश में अवैध कारोबार चरम सीमा पर लगातार जारी है। वहीं स्मैक तस्करों की धरपकड़ के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 2 टीमों का गठन किया था, जिसके बाद नारकोटिक्स टीम ने जंगलों में घेराबंदी कर स्मैक को तस्कर को गिरफ्तार करते हुए 20 ग्राम स्मैक बरामद की और स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब लाखों रुपए से ऊपर बताई जा रही है। सूचना पर स्थानीय पुलिस सहित सीओ विवेक कुमार मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का यहां पर जायजा लिया गया। वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम मोहम्मद उस्मान बताया है। ये अभी सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है गांव मंजा के पास जो है
स्मैक की तस्करी कर रहा है। सूचना पे हमारी पुलिस टीम द्वारा इसको घेर-घोर के गिरफ्तार किया गया था। लगभग 20 ग्राम के करीब इसके पास स्मैक मिला है और अग्रिम में आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए टीम को निर्देशित किया गया है और ये नशे के खिलाफ अभियान हमारा इसी तरह से जारी रहेगा। और लोगों से भी मैंने यहाँ पे बात। वहीं उत्तराखंड के देहरादून में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि दीपक मैठानी चौकी प्रभारी धर्मवाला के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने 2 अभियुक्तों को नशीले कैप्सूल, टैबलेट और इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बताया जा रहा है कि दोनों अभियुक्तों के सभावाला में 3 मेडिकल स्टोर हैं और वह मिर्जापुर से सस्ते दाम पर नशीली दवाइयां और कैप्सूल इंजेक्शन लाकर सैलाकुई सभावाला क्षेत्र में स्कूल कॉलेजों में छात्र छात्राओं को ऊंचे दामों पर बेचकर काफी मुनाफा कमाते थे। उनके द्वारा जो है मिर्जापुर क्षेत्र से नशीली दवाइयाँ, इंजेक्शन, गोलियां लाई जा रही थी, जो कि हमारे यहाँ लाकर स्कूली बच्चों, मजदूरों को अच्छे खासे मुनाफा इन्हें मिल जाता है बेचने पर। तो उस पर कार्रवाई करते हुए लगभग 2169 टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन हमने बरामद किए। दोनों व्यक्तियों को संबंधित एनडीपीएस की धाराओं में चालान किया गया, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। जिस गाड़ी में परिवहन कर रहे थे उस गाड़ी को भी एनडीपीएस में शामिल किया गया। देहरादून में वनाग्नि सुरक्षा सप्ताह के उपलक्ष्य में जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में पर्यावरण मित्र बलवंत सिंह बिष्ट पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वन दरोगा खुशराज सिंह ने की, जहां पर ग्रामवासियों के साथ पर्यावरण संरक्षण के विषय पर चर्चा की गई। और कार्यक्रम में वन क्षेत्रीय अधिकारी पूजा रावल, ग्राम आदुवाला प्रधानपति ब्रिजेश कश्यप सहित कई ग्रामीण यहां पर मौजूद रहे। ग्राम सभा में पहुंचा हूं। मैं उन सभी ग्रामीणों का धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं और विभाग यहाँ पर तमाम विभाग के अधिकारियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वो अपने क्षेत्रों में अच्छे वन बनाकर अच्छे ग्रामीणों के सहयोग से वन को संरक्षित किए हुए हैं, जंगलों को संरक्षित किए हुए। जो वनाग्नि दुर्घटनाएं को अभी ग्रीष्मकाल आने वाला है वो न्यूनता दे रहा है और सहयोग की अपेक्षा की जा रही है। अभी वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, तो मेरा सभी ग्रामवासियों से यही अनुरोध है कि वनों को आग से बचाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ कहीं अग्नि की सुरक्षा मिलती है तो तत्काल वन विभाग को सूचना देना जो है वो सुनिश्चित करें और हमारा पूरे विभाग का और सारे स्टाफ का आपके साथ सहयोग है। कृपया इसी के साथ फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।